कोकीची अल्ट्रा कैनन ब्लास्ट से माइतो के ऊपर अटैक करने लगता है, जिस वजह से वहाँ मौजूद एक पूरा ब्रिज ही टूट जाता है। लेकिन माइतो उसके वार को डॉज कर आगे भाग जाता है। कोकीची को मालूम था कि वो माइतो की सोल को अटैक नहीं कर सकता, जिसके चलते कोकीची माइतो पर कई सारे मुक्के बरसाने लगता है। लेकिन इस सब का भी माइतो के ऊपर कोई असर नहीं होता। फिर कोकीची अपनी 2 साल की कर्स एनर्जी को कर्स कैनन के अंदर छोड़कर माइतो पर अटैक करने लगता है, लेकिन माइतो उससे बचते हुए पानी के अंदर चला जाता है। माइतो अचानक से बाहर आने के साथ ही कोकीची को एक जोर का मुक्का मार देता है, जिस वजह से कोकीची का मेकामारू थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है और इसके बाद माइतो एक चिड़िया बनकर हवा में उड़ने लगता है। कोकीची समझ चुका था कि वो माइतो को ऐसे ही नहीं हरा सकता, लेकिन कोकीची के पास अपनी एक सीक्रेट टेक्निक थी। वो एक अजीब सी कैप्सूल को लेकर मेकामारू के अंदर डालने लगता है और इसके बाद वो माइतो पर एम करने लगता है। मेकामारू ने उस कैप्सूल को बुलेट की तरह शूट किया था। वो बुलेट छूटने के साथ ही सीधी माइतो के कंधे के अंदर घुस जाती है, लेकिन माइतो को इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अचानक से माइतो का हाथ फूलने के साथ ही फट जाता है और अचानक से कोकीची माइतो को एक जोर की लात मारता है, जिस वजह से वो जंगल में दूर जाकर गिरता है। माइतो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोकीची ने उसकी सोल को हर्ट कर दिया। कोकीची अब भागता हुआ माइतो के पास आ जाता है, लेकिन वो फिर से चिड़िया बनकर हवा में उड़ने लगता है और फिर कोकीची सोचने लगता है कि आखिर इसने अपना हाथ इतनी जल्दी सही कैसे कर लिया। लेकिन कोकीची को लगने लगता है कि माइतो उसे बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन कोकीची की टेक्निक ने काम कर लिया था। गेटो भी इस लड़ाई को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस रह चुका था। गेटो सोच रहा था कि कोकीची लेवल 1 की तरह लड़ाई कर रहा है और इस लड़ाई का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार होगा। इस सब के बाद कोकीची अपनी 5 साल की एनर्जी को यूज़ करने के साथ ही बीम कैनन से अटैक करने लगता है और इसी के चलते मेकामारू माइतो की तरफ 5 बीम छोड़ देता है। ये सभी बीम्स तभी ब्लास्ट होती है जब भी अपने टारगेट को हिट करे और उन सभी बीम से बचने के लिए माइतो अलग अलग जानवरों को शेप लेकर भागने लगता है। माइतो फिर से हवा में उड़ने लगता है और इस बार वो मेकामारू के पास आ चुका था। माइतो को मालूम नहीं था कि आखिर कोकीची के कौन से अटैक उस पर भारी पड़ सकते हैं, इसीलिए वो मेकामारू पर भागने के साथ ही उसके सभी वायर्स काट देता है और इसी के चलते कई सारी बीम्स भी मेकामारू के बैक में लगने के साथ ही वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी कोकीची अपने आप को किसी तरह से स्टेबल रखे हुए था। वो माइतो को एक और जोर का मुक्का देता है, जिस वजह से वो दूर जाकर गिरता है। कोकीची को अब यकीन हो चुका था कि वो माइतो को मार सकता है, इसीलिए वो एक और कैप्सूल को उसकी तरफ मारने लगता है और इस बार माइतो को पक्का भरोसा था कि वो भी मारा जाएगा, इसीलिए वो अपनी डोमेन एक्सपेंशन कर लेता है। डोमेन के अंदर आने के साथ ही वो कोकीची को काफ़ी ज़्यादा घायल कर देता है और आखिर में अपनी टेक्निक यूज़ करने के साथ ही वो उसे वहीं पर ख़त्म कर देता है। माइतो ने अपने यहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जी यूज़ कर ली थी, लेकिन कोकीची को ऐसा लग रहा होगा कि वो इतनी एनर्जी यूज़ नहीं करेगा, लेकिन उसने ऐसा कर लिया क्योंकि शिबुया इंसिडेंट को होने के लिए अभी तक 2 दिन बाकी हैं, लेकिन तब तक तो वो आराम से रिकवर कर लेगा। माइतो को लगने लगता है कि वो जीत गया और वो बड़े आराम से वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कोकीची तो अभी तक जिंदा था और उसके पास अभी भी 2 कैप्सूल्स मौजूद थे। कोकीची बताने लगता है कि इस टेक्निक को हाइनेन एरा के अंदर बनाया गया था और उस समय के अंदर कई सारी कर्स स्पिरिट्स मौजूद थी। ये टेक्निक एक गुरु ने अपने सभी शिष्यों को सिखाई थी। इस टेक्निक के बारे में ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है और कोकीची अब उठने के साथ ही माइतो को पीछे कैप्सूल के साथ स्टैप कर देता है। कोकीची की इस टेक्निक का नाम था न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन और ये वही टेक्निक है जो कि मीवा भी यूज़ किया करती है। दरअसल में ये एक एंटी डोमेन टेक्निक है। ये टेक्निक कर्स यूज़र के आसपास एक बैरियर बना देती है, जिस वजह से उन लोगों के ऊपर डोमेन का असर नहीं होता। ये टेक्निक कोकीची ने मीवा को देखकर ही सीख ली थी और इस टेक्निक की वजह से माइतो उसका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब माइतो का पूरा शरीर फूलने के साथ ही वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पर कोकीची जीत चुका था, उसने माइतो को मार दिया था और इसी के चलते वो यहाँ पर अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगता है। और कोकीची का सिंपल डोमेन देखने के साथ तो गेटो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब गेटो भी कोकीची के पास आकर उससे लड़ाई करने लगता है, लेकिन कोकीची के पास अभी भी 7 सालों की एनर्जी बाकी थी और उसके पास अपना एक कैप्सूल भी पड़ा हुआ था। यहाँ पर कोकीची के लिए जीने की एक नई उम्मीद जागी थी और कोकीची अपने दोस्तों से फिर से मिलना चाहता था, लेकिन अचानक से उसकी ये उम्मीद चकनाचूर हो जाती है क्योंकि माइतो अभी तक जिंदा था। वो मेकामारू के अंदर घुसने के साथ ही कोकीची पर पीछे से अटैक कर देता है। कोकीची अब उससे लड़ाई करने के लिए एक छोटे मेकामारू को बुलाने लगता है। कोकीची के पास अभी तक एक कैप्सूल मौजूद था और कोकीची फैसला करता है कि वो माइतो के अंदर हाथ से ही इस कैप्सूल को घुसाएगा। कोकीची मेकामारू का इस्तेमाल करने के साथ ही उसके आसपास जाने लगता है, लेकिन माइतो अचानक से कोकीची को छू लेता है और इस वजह से उसका खेल खत्म हो जाता है। स्कूल के अंदर मीवा अभी तक मेकामारू के पास बैठी हुई थी और वो कहने लगती कि एक्सचेंज इवेंट के बाद से कई सारे स्टूडेंट एक दूसरे के पास आ चुके हैं और मीवा चाहती थी कि वो मेकामारू के असली शरीर से मिलने काफ़ी जल्दी आए, लेकिन मीवा को मालूम नहीं था कि यहाँ पर तो कोकीची का गेम बच चुका है।
और उसके पास बैठा मैकामारू आज के बाद कभी भी नींद से नहीं जागेगा। गेटो माइतो से कहने लगता है कि ये लड़ाई तो काफी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन माइतो बताने लगता है कि ऐसा भी कुछ नहीं था। उसने तो कैप्सूल लगने से पहले ही अपने शरीर को फोड़ लिया था और उसने अपनी डोमेन को भी जानबूझकर ही हटाया था ताकि कोकिची को लगे कि माइतो मर चुका है। और गेटो कहने लगता है कि असली कहानी तो अब शुरू होगी। और 10 दिनों के इंतजार के बाद शुरू होती है कहानी शिबुया के अंदर। हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए शिबुया के अंदर काफी ज्यादा भीड़ थी और इस समय शाम की 7 बज रही थी। और 7 बजने के साथ ही यहाँ पर 40 मीटर के दायरे के अंदर एक कर्टन बिछाया जाता है और वो सभी आम लोग इसी कर्टन के अंदर कैद हो चुके थे। और इन सभी आम लोगों को बताया जाता है कि ये लोग बाहर तब तक नहीं जा सकते जब तक कि सातोरू गोजो यहाँ पर नहीं आ जाता और इन लोगों को अपनी तरफ कोई चीज खींचने लगती है। कुछ समय बाद कर्टन के बाहर ही कई सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स को तैनात कर दिया जाता है। और टोक्यो मेट्रो के पास हम नानामी की टीम को देखते हैं जिसके अंदर मेगुमी और टाकुमा थे। कायोटाका बताने लगता है कि उसके जैसे मैनेजर्स और सॉर्सरर्स कर्टन के अंदर बाहर जा सकते हैं, लेकिन आम लोग सिर्फ इसके अंदर जा सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते। कर्टन के अंदर फोन सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे, तो बात करने के लिए उन लोगों को ऐसे ही मैनेजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पर नानामी सोचने लगता है कि गोजो यहाँ पर आने के साथ ही क्या करेगा। और दूसरी तरफ हम टीम नंबर 2 को देखते हैं जिसके अंदर है माकी नोबारा और नाओबितो जेनिन, जो कि एक स्पेशल ग्रेड है और यही जेनिन फैमिली का हेड है। नोबारा और नाओमी कहने लगती है कि कई सारे लोग गोजो को यहाँ पर बुलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन नाओबितो कहने लगता है कि आखिर नॉर्मल लोगों को गोजो के बारे में कैसे पता। और ये लोग बात करने लगते हैं कि कर्टन को बाहर से तोड़ना नामुमकिन है। और साउथ साइड के अंदर हम पांडा की टीम को देखते हैं और इनकी टीम में अत्सुया भी मौजूद है। अत्सुया एक सॉर्सरर और टीचर है। वो बताने लगता है कि हायर अप्स ने फैसला किया है कि गोजो ही अंदर जाकर दुश्मनों को खत्म करेगा और बाकी के सभी सॉर्सरर कर्टन के बाहर रहने के साथ ही उसकी रखवाली करेंगे। अगर कोई भी कर्स स्पिरिट गोजो को देखकर वहां से भागने लगे तो इन लोगों को उसका ध्यान रखना होगा। कात्सुया इन लोगों को बताने लगता है कि ये पिछले साल की डीमन परेड से काफी ज्यादा अलग है। हायर अप्स ने एकदम सही फैसला लिया है। उसने जैसे ही इस कर्टन के अंदर झांक कर देखा तो उससे मालूम चला कि कई सारे लोग यहाँ पर शांति से बैठे हुए हैं, यानी कर्स स्पिरिट ने अभी तक उन लोगों को मारना शुरू नहीं किया। वैसे भी कात्सुया अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके मुताबिक अंडरग्राउंड के अंदर कई सारे कर्सेस छुपे हुए हैं। आम लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, वो गोजो को यहाँ पर लाने की डिमांड कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन लोगों को तो मालूम ही नहीं कि गोजो सातोरू आखिर है कौन। ये लोग परेशान हो चुके थे क्योंकि इनके फोन पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। और तभी एक आदमी बताने लगता है कि उसने कई सारे इंसानों को किसी चीज की तरफ खींचते हुए देखा है। और आखिर में 7:31 पर गोजो कर्टन के अंदर पहुंच जाता है और इसी सब के चलते इस एपिसोड का अंत भी यहीं पर हो जाता है। तो वीडियो अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।